हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जिस जो कि एसएससी और एमटीएस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सीरीज हमारे चैनल के माध्यम से शुरू किया गया है। तो ये सेकंड वीडियो है। अगर इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया से काफ़ी सारी चीज़ों का रिवीजन करवाया जा रहा है। इसमें 20 क्वेश्चन रह रहे हैं और उससे संबंधित सारे फैक्ट्स, मतलब जिस भी टॉपिक का प्रश्न रह रहा है उस टॉपिक का आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़रूर देखें। लास्ट में आप वीडियो से अगर आप लोगों को बेनिफिट हो तभी आप फॉलो करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर बात ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी अपना आंसर सोचिएगा, ठीक है। और पहले खुद से करिएगा, ठीक, वीडियो रोक रोक के खुद से आप लोग को आंसर करना है। उसके बाद मेरा आंसर देखना है, ठीक। तो इससे क्या होता है कि याद होता है सब। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ तालीकोटा कब लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1565 एडी, ऑप्शन बी है 1575 एडी यानी कि ईसवी है, और ऑप्शन डी है 1570 एडी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1565। ठीक, तो चलिए अब इसके बारे में बढ़िया से और सारी युद्ध को लगभग हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो ये देखिए, ये जो है ये मध्यकालीन युद्ध सारा इसमें लिखा हुआ है और सबको याद कर लेना है आपको। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप वीडियो को पहले रोक दीजिए यहाँ पर और सारा पहले अपने खुद से पढ़ लीजिए, फिर मेरा सुनिएगा, तब याद होगा। मैं आपको बार बार बताऊंगा यही कि पहले खुद से पढ़िए, उसके बाद मेरा सुनिए। सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1199 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर उत्तर भारत में मुस्लिम शासन का नींव रखी। तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था और मुस्लिम शासन का नींव रखा था। चंदवार का युद्ध 1194 में लड़ा गया मोहम्मद गौरी और जयसेन के बीच, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत पत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ और मुगल वंश का स्थापना किया भारत में। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच, जिसमें कि बाबर की विजय हुई थी। तालीकोटा का युद्ध, जैसा कि क्वेश्चन था, ये दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर का पतन हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर, मुगल के तरफ से अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576, जिसमें कि अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच, जिसमें कि अकबर की विजय हुई थी। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, जिसमें हुमायूं को निर्वासन झेलना पड़ा था, यानी कि हुमायूं की हार हुई थी और शेर शाह सूरी की जीत हुई थी, जिसकी वजह से हुमायूं भारत छोड़कर कहीं दूसरे जगह भाग गया था। ठीक है, तो चौसा का युद्ध कब कब लड़ा गया था? तो 1539 में। ऐसे लिखा, याद रखिएगा, चौ से 64, चौ से 40, तो 40 नहीं 39, 1539। चौ से 40 नहीं 39, 1539 हो जाएगा। और भिलग्राम का द्वितीय भिलग्राम का युद्ध, जिसे कनौज का युद्ध भी कहा जाता है। भिलग्राम का युद्ध को कनौज भी का युद्ध भी कहा जाता है, और यह 17 मई 1540 को मुगल बादशाह हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इसमें भी शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। तो बिलग्राम का युद्ध और चौसा का युद्ध दोनों हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था, और दोनों में विजय किसकी हुई थी? तो शेर शाह की हुई थी। तो आई होप कि आप लोग को ये सारा युद्ध याद हो गया होगा। तो देखा इस में कितना अच्छा से सब किया गया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें।
दो नंबर सवाल है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार के गठन की घोषणा कहाँ की थी? यानी कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन का घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था और इसका स्थापना कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943, ध्यान रखिए 21 अक्टूबर 1943। तो ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है जर्मनी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सिंगापुर। ठीक, सिंगापुर। चलिए अब भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के समय जो भी संगठन का स्थापना किया गया था उन सारी को हम लोग देख लेते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा स्थापित किया गया था, ए ओ ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। गदर पार्टी 1913 में स्थापित हुआ था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो यह 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। और किसने किया था? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना द्वारा, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना द्वारा। होम रूल लीग 1916, होम रूल लीग 1916 बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग स्थापित किया गया था। और ये इसकी उद्देश्य क्या था? तो स्वराज की मांग, स्वराज की मांग। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति 1902 में, अनुशीलन समिति 1902 पी एन मित्र द्वारा बंगाल में स्थापित किया गया था। पी एन मित्र अनुशीलन समिति, पी एन मित्र अनुशीलन समिति 1902 में बंगाल में स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में, 1928 में भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा स्थापित किया गया था। उग्र विचारधारा वाले ये लोग थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा स्थापित किया गया था। और एक नौजवान भारत का स्थापना कौन किए थे? तो भगत सिंह ही किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस से अलग होकर गठित हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जब मतभेद हुआ था अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में, तो ये कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था 1939 में। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय सैनिकों को लेकर निर्मित किया था। तो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ था? तो 1942 में रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस द्वारा। आज़ाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस 1942 में। और एक क्या घटना हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन इसी वर्ष शुरू हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। खुदाई खिदमतगार 1929-30, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929-30 में अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में ये स्थापित किया गया था, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में। तो खुदाई खिदमतगार जिसकी स्थापना 1929-30 में हुआ था खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। खान और खुदाई, ख से खान ख से खुदाई, ऐसे याद रखिएगा। तो आप लोग खुद से एक बार पढ़ के इसको एक बार दो बार पढ़ के फिर मेरा सुनिए, तब आप लोग को याद होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी और ऑप्शन डी है विजया पंडित लक्ष्मी। तो पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब हम लोग कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष को देखेंगे जो कि पूछे जाते हैं।
तो एनी बेसेंट 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? तो 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। बदरुद्दीन तैयबजी, अगर पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताना है? बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज यूल 1888 में पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज यूल ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष हैं। व्योम्स चंद्र बनर्जी ये प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, यानी कि 1885 में ये अध्यक्ष बने थे, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। दादा भाई नौरोजी ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष थे और ये 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्षता की थी। 3 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं 1886, 1993 और 1906, और ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में अध्यक्षता किए थे बनारस अधिवेशन में। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बनारस अधिवेशन। एक 1905 की घटना आप लोग बताइए। तो 1905 में क्या होता? बंगाल विभाजन हुआ था। इसके फलस्वरूप 1906 में क्या हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कांग्रेस अधिवेशन की, वो भी 1924 में बेलग्राम अधिवेशन में। 1924 में बेलग्राम अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर में अध्यक्षता की थी, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और ये 1936 में 1937 में भी कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता किए हैं और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता किए हैं। वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किए हैं। वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किए हैं। जे.बी. कृपलानी 1947 में स्वतंत्रता के समय अध्यक्षता की है। जे.बी. कृपलानी 1947 में स्वतंत्रता के समय अध्यक्षता की है। उसके बाद है सोनिया गांधी, ये सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक अध्यक्ष रही है, यानी कि ये 1998 से 17 और 1919 से 22, ये स्वतंत्रता के बाद की बात है। सोनिया गांधी जो कि सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक अध्यक्ष रही हैं, 1998 से 1917 और 1919 से 1922, ये सभी स्वतंत्रता के बाद की है। अभी वर्तमान में कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे 1922 से अभी वर्तमान तक है मल्लिकार्जुन खड़गे। और एक इससे सवाल बनता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? सबसे युवा अध्यक्ष तो ध्यान रखिएगा अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ये सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष ये भी यही रहे थे। ठीक, सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष 1940 से लगभग 1940 में ये अध्यक्ष बने थे और लगभग 46 और 47 तक रहे थे। चार नंबर सवाल है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य कथकली बोल रहे हैं, कथकली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो ये शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है कथकली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी केरल। ठीक, तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम सभी शास्त्रीय नृत्य को आप लोगों को याद करवाते हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो चलिए उन सभी नृत्य को याद करते हैं और कहाँ के हैं उन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश के। उड़ीसा का है। मणिपुर का है। मणिपुरी मणिपुर। उसके बाद है
मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल, केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली, मोहिनीअट्टम और कथकली। उसके बाद सत्रिया, सत्रिया है असम का, सत्रिया है असम का, सत्रिया है असम का, ठीक। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय छऊ, छऊ नृत्य को भी भारत का नवा शास्त्रीय नृत्य माना है, जो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रचलित है। छऊ नृत्य जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रचलित है, इसको भी अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? निम्नलिखित पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 17, ठीक। अनुच्छेद 17 हो जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। 14 है समानता के अधिकार से, और 19 है स्वतंत्रता के अधिकार से, और अनुच्छेद 21 है दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित, ठीक। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार भी हम लोग देख लेते हैं। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। ये जो भी अनुच्छेद अभी हम लोग पढ़े हैं, ये सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और भाग 3 में है, ठीक। और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और कुल 6 प्रकार के क्या है मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में ध्यान रखिएगा 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार था। 7वां क्या था? तो संपत्ति का अधिकार था, जिसको संशोधन करके उसको मौलिक अधिकार से विधि का अधिकार बनाया गया, यानी कि उसको जोड़ा गया है 300A में जोड़ा गया है। संपत्ति के अधिकार को 300A में जोड़ा गया है और उसे विधि का अधिकार बना दिया गया है, ठीक। वो मौलिक अधिकार अब नहीं रहा है। तो 6 प्रकार के जो अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार है उनको देख लेते हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ध्यान रखिएगा। समानता का अधिकार 14 से 18 तक, समानता का अधिकार है 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 से, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, यानी कि अगर आपकी मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत इसका अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं कि आपका मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, ठीक। अगर वही हाई कोर्ट में अगर अपील करना होगा तो आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद 332 की जरूरत पड़ेगी। 6 नंबर सवाल है, दुधवा बांध, दुधवा बांध किस नदी पर बनाया गया है? दुधवा बांध बोल रहा है, दुधवा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है महानदी, और ऑप्शन सी है गंगा नदी, और ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो दुधवा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महानदी, ठीक। महानदी, दुधवा बांध महानदी पर बनाया गया है। तो चलिए अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण बांध को हम लोग देख लेते हैं। तो टिहरी बांध, ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। यह सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, ध्यान रखिएगा। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक। ये भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, और यह महानदी पर है। हीराकुंड उड़ीसा महानदी, हीराकुंड उड़ीसा महानदी। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश सतलज नदी, भाखड़ा नागल बांध भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश सतलज नदी। सरदार सरोवर बांध गुजरात नर्मदा, सरदार सरोवर बांध गुजरात नर्मदा, सरदार सरोवर बांध गुजरात नर्मदा नदी। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना या आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, ये कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। इडुक्की बांध केरल में है पेरियार नदी पर, इडुक्की बांध केरल में है पेरियार नदी पर, इडुक्की बांध केरल में है पेरियार नदी पर। मैतूर बांध, मैतूर या फिर मैटूर बांध भी इसको कहा जाता है। मैटूर बांध तमिलनाडु में है कावेरी नदी पर। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है मैटूर बांध।
कोयना बांध, कोयना बांध महाराष्ट्र में है कोयना नदी पर। कोयना बांध महाराष्ट्र में है कोयना नदी पर। कोयना बांध महाराष्ट्र में है कोयना नदी पर। रिहंद बांध, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है रिहंद नदी पर। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है रिहंद नदी पर। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है रिहंद नदी पर। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश चंबल नदी। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश चंबल नदी। तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक तुंगभद्रा, कर्नाटक तुंगभद्रा, कर्नाटक तुंगभद्रा, कर्नाटक और तुंगभद्रा नदी पर। सलाल बांध, सलाल बांध है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। सलाल बांध जम्मू कश्मीर में है चेनाब नदी पर। सलाल बांध जम्मू कश्मीर चेनाब नदी पर। सलाल बांध जम्मू कश्मीर चेनाब नदी। रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध पंजाब में है रावी नदी पर। रंजीत सागर बांध पंजाब में है रावी नदी पर। रंजीत सागर बांध पंजाब में है रावी नदी पर। रंजीत सागर पंजाब रावी नदी। रंजीत सागर पंजाब रावी नदी। फरक्का, फरक्का बांध है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल गंगा नदी। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल गंगा नदी। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का जनक, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए संविधान से संबंधित सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के मेहनत के बाद संविधान को तैयार किया गया था। तो संविधान तैयार होने में कितने समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था। और संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया, जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित की। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है, जो कि जिसमें शब्द हैं भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य है। ठीक, इसमें मूल रूप से 22 भाग, संविधान में 22 भाग मूल रूप से, और अभी वर्तमान में तो 25 भाग हो गए हैं, और अनुच्छेद 395 है और अनुसूचियाँ 8 है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में इसमें लगभग 25 भाग, 370 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो गई है। ठीक, ध्यान रखिएगा मूल संविधान और वर्तमान के संविधान में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो वैसे हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में तो जान ही गए हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, जो कि अभी प्रीवियस के कुछ एक प्रश्न था, उसमें हम लोग ये मौलिक अधिकार को डिस्कस किए हैं। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, जो कि सरकार को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सरकार को सामाजिक, आर्थिक और न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है। संशोधन, आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है, जो इसे कठोर और लचीलापन का मिश्रण बनाता है। तो भारत का संविधान को ऐसा कहा जाता है कि भारत का संविधान कठोर और लचीलापन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जाता है। और संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो संशोधन है 368 के अनुच्छेद में। 368 के अनुच्छेद में क्या है? संशोधन का प्रावधान है। ठीक, और भाग 20 में, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 8 नंबर सवाल है, राज्यसभा का गठन पहली बार कब किया गया था? राज्यसभा का गठन पहली बार कब किया गया था? जो राज्यसभा हम लोग पढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, सदन के 2 भाग है, कौन कौन? तो लोकसभा और राज्यसभा। तो वही पूछ रहा है कि राज्यसभा का गठन पहली बार कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1955 और ऑप्शन डी है 1958। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1950। ठीक, राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। चलिए अब हम लोग राज्यसभा से संबंधित सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसका अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य
अभी संविधान में 250 तक ही बताया गया है, और वर्तमान में इसके सदस्य हैं 245। ठीक, अधिकतम 250 है, लेकिन अभी वर्तमान में 245 सदस्य ही हैं मनोनीत सदस्य। यानी कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं किसको? तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राज्यसभा में कौन सा मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक, तो वो कौन होते हैं? तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े होते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक क्या है? अस्थायी सदन है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा बोलेगा तो वह एक अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और 1/3 सदस्य हर 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक, हर 2 साल पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या होते हैं कि सेवानिवृत्त होते हैं, और फिर से नियुक्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक, योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है, और न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, इसे बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है, बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। पदाधिकारी, सभापति, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जो राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है, और उपसभापति राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से ही एक उपसभापति का चुनाव करता है। देखिए, सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, लेकिन वही उपसभापति राज्यसभा के ही कोई सदस्य को बनाया जाता है। और इसकी चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, और यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा, विधान परिषद नहीं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक, तो आई होप कि राज्यसभा से संबंधित सारे फैक्ट्स आप लोगों का क्लियर हो गए होंगे, और ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं। ठीक, जो भी इसमें हमें भी बताएं, सारी चीज़ पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। नौ नंबर सवाल है, संविधान सभा का प्रारूप समिति, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, जब संविधान सभा बन रहा था तो एक समिति का गठन किया गया था, तो उसमें अलग अलग समिति बनाए गए थे, तो उसी में से पूछ रहा है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर, और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया था कि कैसा संविधान होना चाहिए, क्या क्या इसमें होना चाहिए। प्रारूप तैयार करने के बाद ही उसमें सारे चीज़ ऐड किया गया। ठीक, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसीलिए इनको संविधान का जनक माना जाता है। ठीक, क्योंकि इन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ठीक, बिना प्रारूप पे आदमी कैसे कुछ चीज़ का बना सकता है, तो यही प्रारूप पहले तो क्या है कि अब सारे और भी समिति थे, उन सभी के अध्यक्ष को हम लोग अभी देख लेते हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, और इसमें कुल 7 सदस्य थे। ये भी ध्यान रखिएगा, इसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को किया गया था, और इसमें कुल 7 सदस्य थे। ये भी 7 सदस्य थे। किसमें? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में ही। कौन थे? पहला बी आर अम्बेडकर, ये अध्यक्ष थे, और एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एम माधवराव, बी एन राव मित्तर की जगह बी एल मित्तर की जब मृत्यु हो गई तो उनके जगह पर कौन आए? तो एन एम राव, यानी कि एन माधवराव। उसके बाद है 7वां टी कृष्णमाचारी। ये भी डीपी खेतान के मृत्यु के बाद आए थे, डीपी खेतान के मृत्यु के बाद आए थे। और अन्य समिति के अध्यक्ष देखें तो जैसे प्रारूप समिति के हो गए डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर संघ समिति, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति का जवाहरलाल नेहरू और संघीय संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू ही थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया और नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन और प्रक्रिया या नियम समिति के अध्यक्ष और संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रांतीय संविधान के समिति के अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति राज्यों से समझौता करने वाली, ये राज्यों से समझौता करके भारत में जोड़ते थे। वो उसका अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। 10 नंबर सवाल है, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? मुद्रा योजना जो है इसमें एम का पूछ रहा है क्या अर्थ है, एम का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए है माइक्रो, ऑप्शन बी है मनी, ऑप्शन बी है मैनेजमेंट और ऑप्शन डी है मोनेटरी। मुद्रा योजना में एम का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए माइक्रो। ठीक, मुद्रा योजना में एम का अर्थ माइक्रो हो जाएगा। ठीक, तो मुद्रा का फुल फॉर्म इसमें क्या है? मुद्रा का फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफिनेंस एजेंसी। इसे सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वृत्ति एजेंसी कहा जाता है। यह योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था? तो 8 अप्रैल 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण योजना हम लोग देख लेते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा लाया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। यह वित्तीय समावेश हर परिवार को बैंक खाता प्रदान करना, इसका उद्देश्य क्या था? तो हर परिवार को बैंक खाता प्रदान करता था प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। देश को स्वच्छ बनाना और खुले में शौच को मुक्त करना। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2 मई 2015। इसमें 2 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान करना था। इसका उद्देश्य 2 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान करना था। डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को लाया गया था। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान में अर्थव्यवस्था में बदलाव करना था। स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लाया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लाया गया था। 2024 तक सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना। 2024 तक सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 गरीब परिवारों को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 गरीब परिवारों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा चिकित्सा का सुविधा। एक और है PM किसान सम्मान निधि योजना। ये 24 फरवरी 2019 को आया था। 24 फरवरी 2019 PM किसान सम्मान निधि योजना किसानों को प्रति वर्ष 6,000 वित्तीय सहायता प्रदान कराना। किसानों को प्रति वर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान कराना। 11 नंबर सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है?
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी है नीति आयोग और ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाने वाली एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण रिपोर्ट है। ठीक, इसमें क्या होता है? तो यह वैश्विक आउटपुट, विकास, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और अन्य संकेतकों के लिए पूर्वानुमान और अनुमान प्रदान कराती है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। यह एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्था है, ध्यान रखिएगा, वित्तीय संस्था है और इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इसने 1945 को कार्य करना शुरू किया था। तो IMF की स्थापना 1944 में और यह 1945 से कार्य करना प्रारंभ किया था। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना 1944 में, लेकिन ये कार्य करना कब से स्टार्ट किया? तो 1945 में। वर्तमान में इसके 191 सदस्य हैं। वर्तमान में इसके 191 सदस्य हैं और अक्टूबर 2024 में लिंकटेंस्टीन इसका सबसे नया सदस्य बना है। लिंकटेंस्टीन। IMF क्या करता है कि ये इससे जुड़े सदस्य को ऋण प्रदान करता है, ऋण, ठीक, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 12 नंबर सवाल है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन सा संस्था करती है? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन संस्था करती है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है RBI और ऑप्शन डी है NSSO। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, NSSO। NSSO भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार उपभोग व्यय जैसे विषयों पर आंकड़े एकत्र करता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भारत का एक प्रमुख सांख्यिकी संगठन है, जो कि मई 2019 में भारत सरकार ने एक नए महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन करते हुए NSSO का विलय, ध्यान रखिएगा, NSSO का विलय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यालय CSO के साथ कर दिया था। NSSO जो ये संगठन है, इसका विलय किस में कर दिया गया? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के साथ कर दिया गया, जिसे अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन हुआ। और इसका नाम दोनों को विलय करके NSSO और CSO को मिला करके एक नया संगठन बनाया गया, जिसका नाम था NSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब ये सारी कार्य कौन करता है? गरीबी निर्धारण, जो भी ये सब दिया हुआ है, ये सारे कार्य कौन करता है? तो NSO किसको किसको मिलाया गया? NSSO और CSO को मिलाकर क्या बनाया गया? तो NSO। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। 13 नंबर सवाल है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यूनिट यानी कि इकाई का उपयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यूनिट की उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है डेसिबल, ऑप्शन सी है ओम और ऑप्शन डी है वॉट। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी, डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापा जाता है, डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापा जाता है। डेसिबल मनुष्य के कानों के लिए 60 डेसिबल की आवाज सामान्य बातचीत के लिए माना जाता है। 60 डेसिबल की आवाज सामान्य बातचीत के लिए माना जाता है, जबकि 85 डेसिबल से ऊपर की आवाज लगातार सुनने पर कानों का नुकसान पहुंच सकता है। ठीक, 60 डेसिबल की आवाज हम लोग सुन सकते हैं, मतलब वो उससे कोई हानि नहीं होगा, लेकिन 85 डेसिबल से ऊपर की आवाज सुनने पर हमारी कान को नुकसान हो सकती है। एम्पियर यह विद्युत धारा का मापने का इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा मापने का इकाई है। ओम
प्रतिरोध मापने का इकाई है, ओम प्रतिरोध मापने का इकाई है, और वाट ये पावर यानी कि शक्ति मापने का इकाई है, वाट शक्ति का इकाई है। ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में भी मापा जाता है, ध्यान रखिएगा, ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में भी मापा जाता है, और इंसान के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो ध्वनि भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है अपश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और प्राश्रव्य ध्वनि। तो हम लोग श्रव्य ध्वनि जो कि 20,000 HZ से यानी कि हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, जिसको हम लोग सुनते हैं। और अपश्रव्य होता है 0 से लेकर 20 तक, 0 से लेकर 20 तक होता है, और 20,000 से लेकर अनंत तक होता है क्या? प्राश्रव्य। ठीक, तो वो हम लोग नहीं सुन पाते हैं, हम लोग सुनते हैं सिर्फ 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। 14 नंबर सवाल है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, यानी कि ग्रेविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी है सर आइजैक न्यूटन, और ऑप्शन सी है गैलीलियो, और ऑप्शन डी है थॉमस एडिसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सर आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण की खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था। इन्हीं के सर पर क्या गिरा था? सेब गिरा था। ठीक, सॉरी। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज सर आइजैक न्यूटन ने किए थे। ग्रेविटी के आधुनिक सिद्धांत की शुरुआत तब हुई थी जब 1687 में न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया प्रकाशित किए थे। प्रिंसिपिया को प्रकाशित किए थे, इसी में प्रकाशित किया गया था किसको? तो ग्रेविटी के आधुनिक सिद्धांत को। उन्होंने साबित किया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण में यही तो बताया गया है कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जो बताता है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसमें यह भी बताया गया है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पहला नियम, एक हाँ न्यूटन ने गति का नियम भी दिया है। न्यूटन ने गति का नियम दिया है, उन्होंने 3 नियम दिया है गति का, वो हम लोग देख लेते हैं। जड़त्व का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, यानी कि वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलेगी जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, तब तक वो वस्तु अपना स्थिति नहीं बदलेगी, पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम कहता है, दूसरा नंबर नियम से बल का सूत्र मिलता है, दूसरा नियम से बल का सूत्र मिलता है, यानी कि F बराबर m, यानी कि बल जितना भारी वस्तु होगा और जितना जोर से हम मारेंगे उतना ज़्यादा बल लगेगा। ठीक, अगर कोई भारी वस्तु है तो अगर ज़्यादा भारी वस्तु है तो उससे मतलब धक्का लगाने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, और छोटा वस्तु यानी कि कम द्रव्यमान की वस्तु है उसको धक्का लगाने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसको ये न्यूटन के गति के दूसरा नियम ये बताता है। और न्यूटन के गति के तीसरा नियम यह क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया से संबंधित है। मतलब कि जैसे हम लोग दीवार पे धक्का लगाते हैं तो वापस दीवार भी हम लोग के तरफ धक्का लगाता है, यानी कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरा नियम से संबंधित है। 15 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन का नारा पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था है किसने दिया था? चिपको आंदोलन का नारा पारिस्थितिकी ही अस्थायी अर्थव्यवस्था है किसने दिया था? ऑप्शन ए है मेधा पाटकर, ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी है चंडी प्रसाद भट्ट, और ऑप्शन डी है बाबा आमटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड में चमोली जिले में रेनी गांव में हुआ था। तो चिपको आंदोलन 1973 उत्तराखंड, चमोली जिला और रेनी गांव में हुआ था। इसका उद्देश्य था सरकारी वन विभाग और ठेकेदार द्वारा वनों की अनाधुन कटाई को रोकना और स्थानीय समुदायों के वनाधिकारों की रक्षा करना। तरीका, ग्रामीण लोग विशेष रूप से महिलाएं पेड़ों से लिपट या चिपक जाते थे ताकि ठेकेदार उन्हें ना काटे
काट सके, इसी कारण इन्हें चिपको आंदोलन कहा गया, चिपको आंदोलन कहा गया। ठीक, 16 नंबर सवाल है, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? वर्ष 2024 में जो ओलंपिक हुआ था ये कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है टोक्यो जापान, ऑप्शन बी है पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी है लॉस एंजलिस यूएसए और ऑप्शन डी है लंदन यूके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस। आयोजन पेरिस फ्रांस 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक ये हुआ था। 11 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजन किया गया था। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजिल्स में किया जाएगा 2028 में। तो इसके बाद जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा 2028 में, इसका आयोजन कहाँ होगा? तो लॉस एंजिल्स यूएसए में होगा, लॉस एंजिल्स यूएसए में होगा। और इसका आयोजन ये 2024 का शुभंकर क्या था? तो ओलंपिक फ्रीज, ओलंपिक फ्रीज 2024 का ओलंपिक का, पेरिस ओलंपिक का क्या शुभंकर था? तो ओलंपिक फ्रीज। और इसका आदर्श वाक्य क्या था, यानी कि मोटो? गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन, आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन। और भारत ने कुल 6 पदक जीते थे पेरिस ओलंपिक में, भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन जीता था। तो नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक से संबंधित है, इन्होंने रजत सिल्वर पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता था। और मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता था। यह 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। मानु भाकर और सरबजोत सिंह ये मिश्रित टीम, मतलब कि दोनों मिलकर जो जीते थे, कांस्य पदक जीते थे 10 मीटर ही एयर पिस्टल में। मानु भाकर जो सिंगल टीम से जीती थी 10 मीटर एयर पिस्टल शो में ब्रॉन्ज। और सरबजोत सिंह के साथ भी 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक ही जीता था। स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक। अमन सहरावत कुश्ती जो कि 57 किलोग्राम का कुश्ती 57 किलोग्राम कांस्य पदक, अमन सहरावत कांस्य पदक जीते थे। ये कुश्ती से संबंधित है, अमन सहरावत। 17 नंबर सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है गिर राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित, इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। सबसे छोटा साउथ बटन आइसलैंड अंडमान और निकोबार में है। सबसे छोटा साउथ बटन आइसलैंड अंडमान निकोबार में है। पहला पार्क जिम कॉर्बेट, इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, यही है हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। और सर्वाधिक उद्यान मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है और सर्वाधिक यहीं पर है, और अंडमान निकोबार में। उसके बाद 18 नंबर सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। अब हम लोग विटामिन के बारे में जान लेते हैं। तो विटामिन के प्रकार है, तो वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो ये है ए डी ई के, ठीक। और जल में घुलनशील बीसी है। तो सिर्फ इसमें से एक याद रखना है और बाकी सब याद हो जाएगा। तो विटामिन कितने हैं? ए बी सी डी ई और के है, इतना तो सबको पता होगा कि विटामिन कितने हैं। तो ए बी सी डी ई और के हैं, जिसमें से बी और सी को याद रखना कि ये जल में घुलनशील है, बी और सी को जल में घुलनशील है। बाकी वसा वाला
पता चल जाएगा। ठीक, जब बी और सी हमको पता है कि जल में घुलनशील है, तो बाकी जो बचा वो उबासा में ही घुलनशील होगा। तो ऐसे इसको याद रखना है। प्रमुख विटामिन जिसके रासायनिक नाम और उसके कमी से होने वाले रोग हम लोग को देखते हैं। तो विटामिन ए जिसकी रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब देखिए आप लोगों को इसके रासायनिक नाम का थी क्या बोलते हैं इसको, ट्रिक एक बताते हैं रासायनिक नाम याद करने का विटामिन का। तो बी को छोड़ दो, ठीक, बी कॉम्प्लेक्स को छोड़ दो। बी, ए, सी, डी, ई और के लिए एक ट्रिक है। तो इसका ट्रिक मैं बता रहा हूं। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, ठीक, रथ एक टॉफी। बी को छोड़कर और सभी का रासायनिक नाम के लिए क्या ट्रिक है, रथ एक टॉफी, ध्यान रखना, रथ एक टॉफी। र से हो जाएगा रेटिनॉल, र से हो जाएगा रेटिनॉल। अच्छा, रथ यानी कि B1 इसमें भी इंक्लूड है। थ से हो जाएगा थाइमिन, ठीक, थ से हो जाएगा थाइमिन, थ से थाइमिन। और एक एक में ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक, क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और उसके बाद टॉफी बोले हैं, टॉफी, ठीक। तो टॉफी, ट से हो जाएगा टोकोफेरॉल और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो रथ एक टॉफी याद रखना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। B1 का क्या नाम है, थाइमिन, बेरी बेरी और मूंगफली सब्जियां से ये मिलता है, ठीक। इसका स्रोत कौन है, तो मूंगफली और सब्जियां। और विटामिन ए का स्रोत गाजर, दूध और अंडा। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और एस्कॉर्बी जो कि मसूड़ों का सूजन या फूलना। और इसका स्रोत है खट्टे फल, खट्टे फल, आंवला सबसे अधिक, आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और इसकी कमी से रिकेटस यानी जिसे सूखा रोग कहा जाता है होता है। और यह सूर्य के प्रकाश और मछली के तेल से प्राप्त होता है। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। इससे इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आती है, जनन शक्ति कमजोर होती है। और यह अंकुरित अनाज से प्राप्त होता है, अंकुरित अनाज। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। और इसके कमी से होता है रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का न जमना। और यह हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, हरी सब्जियां इसका मुख्य स्रोत है। 19 नंबर सवाल है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 15 जनवरी, ऑप्शन बी है 25 जनवरी, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग कुछ राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं। तो जनवरी में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जयंती पर। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक। ये 24 जनवरी के सभी दिवस हो गए। फरवरी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सीवी रमन की याद में, सीवी रमन की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अप्रैल में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 24 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस और 25 को मलेरिया दिवस, अप्रैल में ही। मई 11 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, पोखरण परीक्षण के लिए। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगस्त में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा के सम्मान में। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा के सम्मान में। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। सितंबर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, डॉक्टर राधाकृष्ण की जयंती पर। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अक्टूबर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अहिंसा दिवस जिसे कहा जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस। और वायुसेना हो गया 8 अक्टूबर, थल सेना हो जाएगा 15 जनवरी और वायुसेना हो जाएगा 4 सॉरी
नौसेना हो जाएगा 4 दिसंबर, 4 दिसंबर नौसेना दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल की जयंती पर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, सरदार पटेल की जयंती पर। नवंबर, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम जयंती पर। मौलाना अबुल कलाम जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। 26 नवंबर संविधान दिवस। 26 नवंबर संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस। संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस। दिसंबर में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। 23 दिसंबर को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के जयंती पर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पर। सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पर। 20 नंबर सवाल और आखिरी सवाल है, प्रसिद्ध शहर अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? प्रसिद्ध शहर अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सरयू और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सरयू। सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। चलिए अब हम लोग नदियों के किनारे बस शहर को देख लेते हैं। तो गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, वाराणसी, पटना और प्रयागराज। हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, वाराणसी, पटना, प्रयागराज ये सभी गंगा नदी के किनारे हैं। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, यमुना नदी। सरयू नदी अयोध्या। नर्मदा नदी जबलपुर और भचौर। जबलपुर और भचौर। साबरमती नदी अहमदाबाद। साबरमती अहमदाबाद। ताप्ती नदी सूरत। ताप्ती नदी के किनारे सूरत। हुगली नदी कोलकाता। हुगली नदी कोलकाता। मूसी नदी हैदराबाद। मूसी नदी हैदराबाद। महानदी कटक और संबलपुर। महानदी कटक और संबलपुर। महानदी कटक और संबलपुर। कृष्णा नदी विजयवाड़ा। कृष्णा नदी विजयवाड़ा। कावेरी तिरुचि तिरुचिरापल्ली। कावेरी तिरुचिरापल्ली। झेलम श्रीनगर। झेलम श्रीनगर। झेलम श्रीनगर। ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। चंबल कोटा। चंबल कोटा। गोदावरी नासिक और राजमुंद्री। गोदावरी नदी के किनारे नासिक और राजमुंद्री। सतलज लुधियाना और फिरोजपुर। सतलज नदी के किनारे लुधियाना और फिरोजपुर। छिप्रा उज्जैन। छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन। गोमती। गोमती नदी किनारे लखनऊ और जौनपुर। लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी। लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी। तो हम लोग का यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। तो आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में कुछ दम है और आपको कुछ सीखने को मिला और इससे कुछ आपको बेनिफिट मिला तो आप वीडियो को तो लाइक ज़रूर ही कर दें। और हमारी मेहनत अगर अच्छी लग रही हो तो उसके लिए कमेंट करें कि वीडियो अच्छी है। जो भी आपके हिसाब से अपना मन की बात कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक, और हमें सपोर्ट भी करें। ठीक, अभी हमारा छोटा चैनल है, आप लोग को सपोर्ट मिला तो बड़ा चैनल होगा और हमारी मेहनत भी बड़ी होगी। तो काफ़ी सारी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो लाइक और सब्सक्राइब तो नहीं छोड़िएगा, कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और अपना पढ़ाई करते रहिए अच्छे से।